Hello all. In last class we have studied about meaning of relational data model, its component and properties. Now we are starting with what are the rules of EF code for an RDBMS. So now let's start one by one. It has 12 rules in this, in which there is one more rule known as zero rule. So in total there are 13 rules. Okay. So I'm going to explain each rule one by one. The very first rule is information representation. Information representation में आपको क्या रूल फॉलो करना है, दैट जो भी आपके पास डेटाबेस है दैट इज रिप्रेजेंटेड ओनली एंड ओनली बाय वे ऑफ वैल्यू इन टेबल्स. सो जो भी आपके पास डेटा है उसको आप सिर्फ टेबल्स में ही रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज रूल नंबर 1. नाउ रूल नंबर 2, गारंटीड एक्सेस रूल. गारंटीड एक्सेस रूल्स में मीन्स कि वट एवर द टेबल यू आर क्रिएटिंग उसका एक प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, कि इन केस आपको जब भी कुछ भी उसमें से डेटा लेना है तो आप उस डेटा का एड्रेस देंगे और आपके पास वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी. सो देयर शुड बी अ लॉजिकली एड्रेसेबल वैल्यू ऑफ द डेटा आइटम्स. वो कैसे होगा, आप उसमें टेबल नेम डाल सकते हैं, प्राइमरी की, कॉलम नेम, इनके थ्रू आप उसको एड्रेस दे सकते हैं. सो देयर शुड बी अ प्रॉपर logical address given to each and every value of the data items. Now rule number 3, systematic treatment of null values. There should what do you mean by null values? Means the item or the value of a particular item, it can be null. So there should be a difference between zero and null value. null value का मतलब है कि उसमें कोई भी डेटा अपीयर नहीं करता, और zero sometimes it happens कि आपके वहाँ पे वैल्यू डेटा है एंड दैट डेटा इज ज़ीरो. फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है और एक स्टूडेंट के मार्क्स 10 में से 0 हैं और एक स्टूडेंट अब्सेंट है, तो जो स्टूडेंट अब्सेंट है उसमें नल वैल्यू आएगी, और जिस स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है जो प्रेजेंट है उसमें 0 आएगा. सो देयर शुड बी एन डिफरेंस बिटवीन 0 एंड नल वैल्यू. ओके, तो आपको उनको इस वे में रिप्रेजेंट करना है कि जो आपका RDBMS है जब भी वो रूल को डील करे तो इंडिपेंडेंट डेटा टाइप हो जिसमें नल वैल्यू को डिफ्रेंशिएट किया जा सके ज़ीरो से. रूल नंबर 4, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन रूल. डेटाबेस डिस्क्रिप्शन रूल में है कि आपका जो भी डेटाबेस है वो टेबल की फॉर्म में होगा. अब वो टेबल फॉर्म जो है वो लॉजिकली कनेक्टेड होगा किसी भी डेटा से, जिससे कि यूज़र उसके अपने डेटा को किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, जो कि रिलेशनल लैंग्वेज में करके, जैसे हमने DML DDL किया था उसको करके उसमें वो अपनी क्वेरीज को रन कर सके. सो देयर शुड बी अ डेटाबेस डिस्क्रिप्शन रूल कि आपका जो डेटाबेस है वो किसी लॉजिकल लेवल में आपको रिप्रेजेंट करना है, सो दैट कि जो भी यूज़र है वो अपनी किसी लैंग्वेज के थ्रू जो उसमें यूज़ हुई है जब सेम लैंग्वेज के थ्रू अपनी क्वेरीज को रन कर सके. नेक्स्ट वन इज़ योर कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल. दिस वन इज़ योर्स कि अगर RDBMS एक डिफाइंड लैंग्वेज को फॉलो कर रहा है तो वो लैंग्वेज आपके डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन, व्यूज़, डेटा इंटीग्रिटी, कॉन्सेंट्रेट, डेटाबेस ट्रांजैक्शन, इन सबको हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी कंट्रोल करने के लिए. ओके, सो डेटाबेस का सब लैंग्वेज उसमें सारे की जो रूल्स हैं उनको फॉलो करेगा और उनको हेल्प करेगा इन केस अगर आपको डेटा में कोई भी मैनिपुलेशन करना है, डेफिनेशन एंड ऑल. ओके, सो दिस वन इज़ बेसिकली व्हाट कि इन केस अगर आपको कोई भी उसमें डेटा में चेंजेस करने हैं तो ये सब लैंग्वेज रूल आपको हेल्प करेगा. ओके, नेक्स्ट वन इज़ योर व्यू अपडेटिंग. व्यू का बेसिकली मीन क्या है? व्यू इज बेसिकली लॉजिकल कॉम्बिनेशन इन विच डेटा कैन बी प्रेजेंटेड. ओके, नेक्स्ट वन इज योर आपका जो व्यू अपडेटिंग है, इसमें ये है कि अगर आपका जो भी डेटा है उसमें जो भी व्यू है वो आप यूज़र के थ्रू, जो यूज़र है वो टेबल के थ्रू एक्सेस कर सकता है और उसको व्यू कर सकता है. सो दिस वन इज़ योर जो डेटा है वो प्रेजेंट करके कैसे चेक करके उसको अपडेट कर सकते हैं. तो दिस वन इज़ व्यूज़.
तो जो RDBMS टेबल है वो उसमें ये फीचर होना चाहिए कि आप टेबल को व्यू कर सके, अपडेट कर सके। अभी तक जो हमने स्टेप्स किए, फर्स्ट वन वाज इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आपको टेबल से रिप्रेजेंट करना था। नेक्स्ट वन इज़ योर गारंटीड एक्सेस रूल, जिसमें आपको अपने वैल्यू ऑफ आइटम यानी डोमेन को एक प्रॉपर एड्रेस देना है। नेक्स्ट वन इज़ योर सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज़, जिसमें ज़ीरो और नल वैल्यूज़ को डिफरेंटली ट्रीट करने के लिए RDBMS जो है वो उसमें वर्क होना, RDBMS वर्क करेगा। नेक्स्ट वन इज़ योर डेटाबेस डिस्क्रिप्शन रूल। इन दिस जो भी आपका ऑर्डिनरी डेटा है उसको आप डिस्क्राइब करेंगे इन अ लॉजिकल वे। तो जो है आपकी डेटाबेस डिक्शनरी भी होती है, डेटा डिक्शनरी होती है जो RDBMS, वो भी आपको इसमें हेल्प करती है डेटाबेस डिस्क्रिप्शन रूल में। नेक्स्ट वन इज़ योर कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल, जो हमने लैंग्वेज की थी जिनको हमें यूज़ किया था DDL DML, वो सारी सब लैंग्वेजेस आपको हेल्प करेंगी डेटा को मैनिपुलेट, व्यू, डेटा इंटीग्रिटी करने में। वो वाला रूल भी इसमें फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ योर व्यू एंड अपडेटिंग। इन दिस रूल दी डेटा जो भी है यूज़र्स को वो व्यू कर सकते हैं और उसको अपडेट भी करने की उनमें पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट रूल इज़ योर हाई लेवल ऑफ अपडेट एंड इंसर्ट एंड डिलीट। व्हाट डू यू मीन कि जैसे आपने एक टेबल बनाई, अगर आपकी टेबल में 7 रोज़ है तो आप उसको 8, 10, 20 जितना भी चाहें उतना अपडेट कर सकते हैं। ये इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं, किसी का भी डेटा अपडेट इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस वन इज़ दी 7th रूल। नेक्स्ट वन इज़ योर फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। एक बार आपने अपना सॉफ्टवेयर बना लिया है RDBMS, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपने डेस्कटॉप से अगर लैपटॉप में उस सॉफ्टवेयर को ट्रांसफ़र किया तो आपकी वर्किंग अफेक्ट हो। सो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, जिसका मीनिंग क्या है कि अगर कोई भी फिजिकल चेंज होते हैं डेटाबेस के इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर और स्टोरेज अरेंजमेंट, तो उसका कोई भी इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर यानी RDBMS पे नहीं पड़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव में है, उससे पहले सॉफ्टवेयर आपका CD में था और आपने उनको डेटा को ट्रांसफ़र किया, तो जो उसकी ओरिजिनलिटी है आपके फंक्शन की, आपके सॉफ्टवेयर की, वो एज इट इज़ रहनी चाहिए। दैट इज़ योर फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस? लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में है कि जो भी आपने चेंजेस किए हैं टेबल में एक प्रोग्राम में, तो उसकी वजह से आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम में कोई चेंजेस करने की नीड नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई नया कॉलम ऐड किया है तो इस नए कॉलम को ऐड करने की वजह से कोई जो पहले से एग्जिस्टिंग कॉलम है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, आपने एक पेशेंट डिटेल्स जो हमने टेबल बनाई थी उसमें आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन थी, अब आपने उसमें इन्फॉर्मेशन डाली है एनी फैमिली मेम्बर विजिटेड इन दी हॉस्पिटल, मीन्स आप एक फैमिली डेटा भी इन्फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं कि उसके किसी भी पेशेंट के फैमिली मेम्बर से कोई और पर्सन है या पेशेंट है जिसने हॉस्पिटल में विजिट किया है। ओके, तो इस कॉलम से बाकी इन्फॉर्मेशन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। दिस वन इज़ योर अनदर rule which is known as logical data independence. Okay, now next one is your the distribution independence rule. The distribution independence rule is कि जो भी आपका RDBMS पैकेज है वो मोर देन वन कंप्यूटर सिस्टम पे, सेवरल नेटवर्क फॉर्म्स पे, डिफरेंट हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर सकता है। ओके, सो दिस वन इज योर दी अनदर लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड दी डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस रूल। सो बेसिकली अगर आप देखें तो इंडिपेंडेंस में आपका एक फिजिकल आ गया, एक लॉजिकल और एक डिस्ट्रीब्यूशन रूल आ गया। फिजिकल में आपका है कि अगर आप हार्डवेयर और स्टोरेज रिक्वायरमेंट चेंज करते हैं तो आपके सॉफ्टवेयर पे कोई डिफरेंस नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होगा। लॉजिकल डेटा में है कि अगर आपकी एप्लीकेशन या टेबल में किसी में आपने चेंजेस किए हैं तो आपके दूसरे टेबल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन रूल, इन केस आपने ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल सब चेंज किया है तो उस केस में भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। नाउ कम टू दी सबवर्जन रूल। सबवर्जन रूल में है कि अगर आपने कोई भी प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज में बनाया है तो लो लैंग्वेज रूल्स जो हैं वो सबवर्ट या बाईपास नहीं कर सकते और इट कैन नॉट बी रिटर्न इन हायर लेवल रिलेशनल लैंग्वेज। तो जो भी है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई प्रोग्राम हाई लैंग्वेज में कराया है, इनकॉर्पोरेट किया है विद द हेल्प ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, तो वो आपका लो लेवल लैंग्वेज उसको बाईपास नहीं कर सकता। दैट कैन बी चेंज थ्रू हाई लेवल
language only. So this one is your non-subversion rule. Next is integrity independence rule. Integrity independence rule is basically defined as SQL. इंटीग्रिटी का बेसिकली यहाँ पे मीन और फंक्शन क्या है कि जो भी आपके इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हैं, जो भी एक पर्टिकुलर RDBMS में डिफाइंड है या रिलेशनल डेटाबेस सब लैंग्वेज में डिफाइंड है, वो आपके स्टोरेबल होने चाहिए कैटलॉग में, ना कि एप्लीकेशन प्रोग्राम में. मीन्स देयर इज अ प्रॉपर स्पेस वेयर दे कैन बी स्टोर्ड एंड नॉट इन द एप्लीकेशन प्रोग्राम. ओके, जहाँ से आप उस कैटलॉग से इन फ्यूचर अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट रूल एंड द लास्ट रूल इज द 13th rule which is also known as zero rule. that इसमें जो भी आपका RDBMS सिस्टम है वो रिलेशनल होना चाहिए, डेटाबेस होना चाहिए और मैनेजमेंट सिस्टम. यानी इन 3 कैटेगरी को जब वो फुलफिल करेगा तभी आपका वो 13th रूल या फिर जीरो रूल कहलाएगा. सो बेसिकली RDBMS शुड a system which qualifies as relational database and a management system. Now come to the concept of keys. Very important topic. इस पे आपका एक theoretical question भी आ सकता है. Concept of keys. So let's understand first these type of keys. Alternate, super key, candidate key, primary key, secondary key and unique key. I'll take one by one. First of all, let's start with super key. सुपर की में क्या होता है? सुपर की इज बेसिकली अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स जो हम कंबाइन करते हैं फॉर यूनिकली आइडेंटिफाइज अ डेटाबेस रिकॉर्ड. ओके, फॉर एग्जांपल आपने जो पेशेंट डिटेल्स टेबल बनाई थी, दिस वन. ओके, तो इस केस में जो आपकी जो है टेबल है दैट इज नेम्ड एज एम्प्लॉय. ये हमने दूसरी टेबल ली है, पेशेंट डिटेल्स नहीं है. दिस वन इज़ योर एम्प्लॉय टेबल. इस केस में जो आपके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं दैट इज़ एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, बेसिक पे एंड स्पेशल अलाउंस. ओके, तो इस केस में जो है आपकी सुपर की क्या होगी? सुपर की वो की होती है जिसके थ्रू आप एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और नो टू एम्प्लॉय शुड हैव. सो इस केस में जो आपकी सुपर की है वो सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट हो जाएगी. ओके, तो यहाँ पे जो भी आपकी हैं ये सारी कीज आपकी सुपर कीज हो जाएंगी जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय कोड एंड ऑल. सो हेयर द एम्प्लॉय आईडी जो है आपकी, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, बेसिक एंड स्पेशल अलाउंस. तो ये जितनी भी आपकी ऑल्टरनेटिव कीज़ हैं ये आपकी सुपर कीज़ कहलाएंगी. ओके, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नेम ए. एम्प्लॉय नेम ए से हम आपकी एम्प्लॉय कोड भी जान सकते हैं, वो किस डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, बेसिक पे. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सुपर की. अब आती है बात डिपार्टमेंट की. डिपार्टमेंट से हम नहीं जान सकते कि ये किस डिपार्टमेंट का है बिकॉज सुपर की का एक फीचर है कि नो टू एम्प्लॉयज़ हैव सेम एड्रेस. तो अगर यहाँ पे सेल्स रिपीट हो रहा है सो दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सुपर की. सेम विद बेसिक पे, अगर सबकी बेसिक पे अलग अलग है तो उस केस में आप उसको एज एन सुपर की ट्रीट नहीं कर सकते. ओके, सो आपको सुपर की में ये ध्यान रखना है कोई भी एक एलिमेंट जो एक्सप्लेन कर रहा है कि उससे हम बाकी सारा डेटा किसी भी पर्टिकुलर रो का रिट्रीव कर सकते हैं, प्लस वो क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए उसका एड्रेस. ओके, सो दिस वन इज़ योर सुपर की. नाउ कम टू दी कैंडिडेट की. कैंडिडेट की क्या है कि अ कैंडिडेट की बेसिकली एक एट्रीब्यूट है या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच यूनिकली आइडेंटिफाइड सा रिकॉर्ड. आइडेंटिफाइड यूनिकली मीन्स कि आपका जो प्राइमरी की है बेसिकली वो आपको कहलाता है कैंडिडेट की बिकॉज वो यूनिकली आइडेंटिफाइड होता है. अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है जिसको आप एज एन कैंडिडेट की ट्रीट कर सकते हैं और एज एन प्राइमरी की ट्रीट कर सकते हैं तो वो भी आपका कैंडिडेट की के ही डेफिनेशन में आएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय कोड इज़ नॉट रिपीटिंग और एम्प्लॉय नेम इज़ ऑल्सो नॉट रिपीटिंग. तो हम इन दोनों को कैसे यूज़ कर सकते हैं? एज अ कैंडिडेट की से यूज़ कर सकते हैं. और जो भी है कि आपकी एक टेबल में एक आपकी कैंडिडेट की होनी चाहिए. तो जो आपकी एक कैंडिडेट की है तो वो एम्प्लॉय कोड भी हो सकती है और एम्प्लॉय नेम भी हो सकती है.
बिसाइड्स दिस, जो प्राइमरी की तरह ट्रीट हो सकती हैं उनको आप कैंडिडेट की कहते हैं। बिसाइड्स कैंडिडेट की ऑल अदर कीज आर नोन एज ऑल्टरनेटिव की, यानी कि एम्प्लॉय कोड आपका कैंडिडेट की हो गया, एम्प्लॉय नेम आपका कैंडिडेट की हो गया, डिपार्टमेंट, बेसिक पे और स्पेशल अलाउंस, ये क्या हो जाएगा आपका ऑल्टरनेटिव कीज। ओके, तो प्राइमरी की जो कैंडिडेट की के ऑप्शन है उसमें से अगर कोई आप प्राइमरी की लेते हैं जिसको आपको मेन करना है, जो आपकी नल वैल्यू जिसमें नहीं होगी, जो आप चेंज नहीं करना चाहेंगे इन फ्यूचर, उसको आप एज इट इज़ रखेंगे, जिसमें डुप्लीकेशन नहीं है, तो उस की को आप प्राइमरी की कहेंगे। ओके, सो यहाँ से हमारे पास किस किस की डेफिनेशन आ गई है, सुपर की, कैंडिडेट की, कैंडिडेट की के अलावा जो भी की है दैट इज़ ऑल्टरनेट की, कैंडिडेट की में से जिसको आप एज एन प्राइमरी की सेलेक्ट करते हैं वो आपकी प्राइमरी की हो गई। नाउ कम टू सेकेंडरी की। सेकेंडरी की इज बेसिकली उन एट्रीब्यूट को या उन कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को कहा जाता है जो आपके किसी बेसिस और किसी डिपार्टमेंट पे या उस पर डिफाइंड है, जो यूनिकनेस नहीं लाते, तो वो आपकी सेकेंडरी की में फॉल करते हैं। ये आप ये कह सकते हैं कि जो यूनिकनेस लाते हैं कैंडिडेट की में। अभी आप ये देखिए, इनका डिफरेंस एक बार फिर से समझिए। आपकी ये दोनों कैंडिडेट की हैं, ठीक है। अब इस कैंडिडेट की में जो है ये दोनों एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम कैंडिडेट की हैं, बिकॉज इन दोनों को हम एज अ प्राइमरी की ट्रीट कर सकते हैं। अब आपने एम्प्लॉय कोड को क्या ले लिया, प्राइमरी की ले लिया। अब एम्प्लॉय कोड को जब आपने प्राइमरी की ले लिया तो एम्प्लॉय नेम जो है आपकी वो क्या बन जाएगी, आपकी ऑल्टरनेटिव की। ओके, अब ऑल्टरनेटिव की बन जाएगी आपकी उस केस में अब आपकी जो वो ऑल्टरनेटिव की बन गई, अब क्या क्या बचा आपके पास, सेकेंडरी की। तो ये जो डिपार्टमेंट, बेसिक पे और स्पेशल अलाउंस है, ये आपकी जो कहलाएंगी वो सेकेंडरी की कहलाएंगी। ओके, तो अब आप फिर से समझिए, मैंने आपको कौन कौन सी कीज़ बताई है। सुपर की, सुपर की इज़ बेसिकली जो आपके डिफरेंट वेज बताते हैं किसी भी रिकॉर्ड को डिफाइन करने में या आइडेंटिफाई करने में। तो ये जो आपकी फर्स्ट रो है, दिस वन इज़ योर सुपर की, इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपके सुपर की कहलाएंगे। कैंडिडेट की, जिन दो या दो से ज़्यादा या सिंगल की को आप एज एन प्राइमरी की ट्रीट कर सकते हैं, उनको आप कैंडिडेट की कहते हैं। जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं कैंडिडेट की के, उसमें से अगर कोई आप एक सिलेक्ट कर लेते हैं वो प्राइमरी की हो जाती है, और जो रेस्ट ऑफ द की होती है वो आपकी क्या कहलाती है, ऑल्टरनेट की। अब प्राइमरी की के अलावा सारी की आपकी जो होती हैं दैट इज़ योर सेकेंडरी की, जिनकी वजह से आपकी डेटा में यूनिकनेस नहीं आ सकती, यानी उनको आप एज एन प्राइमरी की ट्रीट नहीं कर सकते। नाउ कम टू दी कंपोजिट की। कंपोजिट की इज़ बेसिकली जब आपका एक एट्रीब्यूट, कोई भी सिंगल एट्रीब्यूट आप डिफाइन नहीं कर सकते, उसको आप क्या कहते हैं, कंपोजिट की। ओके, कंपोजिट की इज़ बेसिकली व्हाट, कंपोजिट की क्या है आपकी, कंपोजिट की वो है जब एक एट्रीब्यूट से आप किसी को भी सिंगल डिफाइन नहीं कर सकते और आपको उसके साथ दो एलिमेंट्स की हेल्प चाहिए होती है, तो वो आपकी कंपोजिट की होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका डेटा कुछ ऐसा है जिसमें आपको फर्स्ट टेबल की प्राइमरी की और सेकंड टेबल की प्राइमरी की दोनों को आपको कंपोजिट की को रिलेट करना है, और उस दोनों की को रिलेट करने के बाद ही आप किसी यूनिक डेटा रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो वो आपकी कंपोजिट की कहलाता है। नेक्स्ट वन इज़ योर फॉरेन की। फॉरेन की में किसी एक प्राइमरी की टेबल और दूसरे प्राइमरी की टेबल, यानी कि आपके पास दो टेबल है, फर्स्ट टेबल की जो प्राइमरी की है सेकंड टेबल के लिए वो फॉरेन की कहलाएगी। ओके, सो दिस वन इज़ बेसिकली ऑल। अब यहाँ पे जो आपकी बची हैं प्राइमरी की वो कीज़, जो फॉरेन की मैंने आपको बताया, एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल के लिए फॉरेन की होती है। ऑल्टरनेट की इज़ बेसिकली द सेम, कैंडिडेट की के अलावा जो कीज़ बच जाती हैं जिनको आप ट्रीट कर सकते हैं एज एन प्राइमरी की। पार्शियल की इज पार्शियल की एंड सैरोगेट की। सैरोगेट की इज द अनदर नेम यू कैन से ऑफ द कैंडिडेट की, वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है रिकॉर्ड को, और उनके अलावा जो कीज होती हैं वो आपकी पार्शियल की कहलाती हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रिटी रूल्स।